Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are going to continue with new topic that is chemical spoilage. In previous lecture, we have discussed about the physiochemical spoilage. So let's see what is chemical spoilage. Chemical spoilage, there are various types of the chemical spoilage due to the reaction. As जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, मैंने इस बारे में बोला था कि केमिकल स्पॉइलेज में क्या होगा कि इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में चेंजेस होंगे और वो स्पॉइल हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट है हमारा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन. एज वी नो, हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर. मीन्स जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, केमिकल चेंजेस होंगे हमारे प्रोडक्ट में और अल्टीमेटली वो क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट को स्पॉइल कर देगा. ओके, सो हाइड्रोलाइसिस, सम बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग द एंजाइम. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं दैट कैटालाइसिस द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फार्मास्यूटिकल. जो क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस को कैटालाइज करते हैं. मीन्स उसके रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस को इंक्रीज करते हैं. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें एट्रोपिन हाइड्रोलाइज बाय द स्यूडोमोनास बैक्टीरिया. जो एट्रोपिन होता है ये एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जिसमें क्या होता है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है, उस मतलब इस केमिकल को हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करता है, उसे कैटालाइज करेगा और मतलब कि वहाँ पे कैटालाइज करने की वजह से जो स्पॉइलेज का जो रेट है वो बढ़ जाता है. जिलेटिन हाइड्रोलाइज बाय द Bacillus and the Clostridium species. As we know, gelatin is a natural product that is obtained from microbes. Okay, so gelatin भी क्या होगा, Bacillus और Clostridium species के थ्रू क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइज हो सकता है. नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है एसिटाइलेशन. अभी हमने हाइड्रोलाइसिस पढ़ा, अब हो सकता है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में एसिटाइलेशन भी हो जाए. एसिटाइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप. ओके, सम माइक्रोब्स एंजाइम्स कॉजेस द एसिटाइलेशन ऑफ द ड्रग्स. अब एसिटाइलेशन यानी एडिशन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप. किसी भी ड्रग में जब हम एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी केमिकल रिएक्शंस होंगी, केमिकल चेंजेस होंगे, तो हमारा ड्रग क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, अनस्टेबल होगा. ओके, डिग्रेड होगा एंड कॉजेज द लॉस ऑफ द एक्टिविटी. हमने तो हम क्या करते हैं कि हम जब भी कोई डोज प्रिपेयर करते हैं तो हम सारी चीज़ें मेंटेन करके चलते हैं. हम ये इवेल्युएट करके चलते हैं, टेस्ट करके चलते हैं कि हमने जो भी प्रिपेयर किया है वो वेल फंक्शन है. ओके, वेल फंक्शन करेगा, हमारी बॉडी में जाएगा, हमारे पर्टिकुलर डिसीज़ को ट्रीट करेगा. लेकिन अगर वहाँ पे किसी भी वजह से उस केमिकल, उस ड्रग्स में चेंजेस होते हैं तो अल्टीमेटली क्या है, वो हमारे लिए यूजलेस होता है, हार्मफुल भी हो सकता है. तो उसी तरह से जब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो कई बार एसिटाइलेशन रिएक्शंस कर देते हैं क्योंकि उनके पास एंजाइम्स होते हैं. सो अल्टीमेटली वो हमारे प्रोडक्ट को डिग्रेड करते हैं. जैसे कि क्लोरमफेनिकोल एसिटाइलेशन कॉज्ड बाय द स्टेफाइलोकोकाई. जो क्लोरमफेनिकोल होता है उसका एसिटाइलेशन किसके थ्रू होता है, स्टेफाइलोकोकाई. मतलब कि अगर ये बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है तो चांसेस है कि वहाँ पे उस प्रोडक्ट का एसिटाइलेशन हो. एंड द स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, दीज आर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बाय द एंजाइम ऑफ द क्लोरमफेनिकोल एसिटाइल ट्रांसफेरेज. इनके पास एंजाइम कौन सा होता है, क्लोरमफेनिकोल एसिटाइल ट्रांसफेरेज. ये एंजाइम है जो कि क्या करेगा, क्लोरमफेनिकोल का एसिटाइलेशन करेगा. और बैक्टीरिया कौन से हमारे, स्टेफाइलोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकाई. ओके, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं. और यदि आपको ये जानना है कि व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव, व्हाट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो आप प्रीवियस लेक्चर पे मूव ऑन कर सकते हैं. डीपॉलीमराइजेशन, ये हमारा थर्ड केमिकल डिग्रेडेशन है, स्पॉइलेज है. पॉलीमराइजेशन, जैसा कि हम जानते हैं पॉलीमराइजेशन क्या होता है. पॉलीमराइजेशन मतलब कि एक पॉलीमर क्या होगा, सॉरी, एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से ज्वाइन होगा और दूसरा मोनोमर तीसरे मोनोमर से ज्वाइन होगा और ऐसे करके एक चेन बनती जाती है जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर्स. ओके, तो पॉलीमर्स हमारे किससे बने होते हैं, मोनोमर्स की चेन से बने होते हैं. तो अब हमें क्या करना है, हमने कोई भी प्रोडक्ट प्रिपेयर किया है तो वो कहीं ना कहीं एक पॉलीमर ही होते हैं. ओके, बट अब वहाँ पे क्या होगा, उस पॉलीमर को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो जो ड्रग है, जो प्रोडक्ट है, वो अपना फंक्शन लॉस कर देगा. इसीलिए बोला गया है डीपॉलीमराइजेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ द पॉलीमर्स.
प्रोसेस इन विच द पॉलीमर्स रीडिग्रेडेड, यानी पॉलीमर्स को रीडिग्रेड करना, उसे तोड़ना, ब्रेक करना टू देयर मोनोमर्स, उसके मोनोमर्स में. A lot of the polymers are used in the formulation of many types of the pharmaceutical types. और ऐसे कई सारे polymers जो है हमारे कई तरह के pharmaceutical product में यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि स्टार्च भी हमारा एक पॉलीमर है जो कि डीपोलराइज होता है बाय द बैक्टीरियल एमाइलेज. बैक्टीरिया के पास एक एमाइलेज एंजाइम होगा जो हमारे स्टार्च को ब्रेक कर सकता है. सेकेंड है पैक्टिन. जो पैक्टिन होता है, पैक्टिन डीपोलीमराइज बाय द बैक्टीरियल पैक्टिनेज, यानी पैक्टिन किस एंजाइम से ब्रेक होगा, पैक्टिनेज एंजाइम से. नेक्स्ट है हमारा डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन यानी कि किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय होना, उसमें कुछ चेंजेस होना, केमिकल ब्रेकडाउन होना, उसे हम डिग्रेडेशन कहते हैं. ड्यू टू द माइक्रोब्स the active therapeutic agents or the formulation ingredient can be degraded or metabolized. यानी कई बार ऐसा होता है माइक्रोब्स की वजह से जो एक्टिव थेरापेटिक एजेंट होता है, यानी कि हमारे पूरे ड्रग में हमारा उस ड्रग में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम ऐड करके चलते हैं. हम प्रॉपर बिल्कुल प्योर ड्रग नहीं देते किसी पेशेंट को. उसमें कुछ एक्सिपिएंट्स होते हैं जैसे कि बाइंडिंग एजेंट होगा, कलरिंग एजेंट होगा, फ्लेवरिंग एजेंट होगा, लेकिन जो मेन ड्रग होता है वो होता है हमारा एक्टिव थेरापेटिक एजेंट, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में होता है. तो अगर वो भी डिग्रेड हो सकता है, उसका भी मेटाबोलाइजेशन होता है जब माइक्रोब्स ग्रो करने लगते हैं. जैसे कि पेनिसिलिन डिग्रेडेड बाय द बीटा लैक्टेमेज कंटेनिंग बैक्टीरियल सेल्स. ऐसे बैक्टीरियल सेल्स जिनके पास बीटा लैक्टामेज एंजाइम होगा वो पेनिसिलिन को डिग्रेड कर देगा. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल स्पॉइलेज. बायोलॉजिकल स्पॉइलेज यानी कि कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन होना, स्पॉइलेज होना बायोलॉजिकल स्पॉइलेज कहलाता है. जैसे कि सम बैक्टीरियल सेल्स कंटामिनेट द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू कंटामिनेट करते हैं, उसे डिग्रेड करते हैं. मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर चलने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनसे वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं या फिर अपना कोई मेटाबोलाइट्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट डिग्रेड हो जाता है. और वहाँ पे डिग्रेड क्यों होता है, क्योंकि रिएक्शंस होने लगती है. ड्यू टू दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी द माइक्रोबियल सेल प्रोड्यूसेस सर्टेन केमिकल्स. जैसा कि मैंने बोला कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने की वजह से वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं विच दे रिलीज इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन. जब वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में इन केमिकल्स को रिलीज करेंगे तो कहीं ना कहीं रिएक्शंस होंगी और हमारा प्रोडक्ट डिग्रेड होगा. मेनली 2 टाइप्स ऑफ द केमिकल रिलीज बाय द माइक्रोब्स. तो 2 तरह के होते हैं. फर्स्ट है हमारा माइक्रोबियल टॉक्सिन्स. सो माइक्रोबियल टॉक्सिन्स, फर्स्ट हमारा माइक्रोबियल टॉक्सिन्स. ओके, सेवरल माइक्रोब्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स प्रोडक्ट्स एंड मे कॉज स्पॉइलेज. मतलब कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, टॉक्सिन प्रोडक्ट रिलीज करते हैं अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू और अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को स्पॉइल करते हैं, स्पॉइलेज होता है वहाँ पे. सम एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द ईकोलाई. जो ईकोलाई बैक्टीरिया होता है वो भी कुछ ऐसे एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करता है. एंडोटॉक्सिन यानी कि उनके अंदर से जो टॉक्सिन्स रिलीज होता है उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू क्या होता है, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, तो उन्हीं टॉक्सिन्स को हम एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं. तो ऐसा बैक्टीरिया हो गया हमारा जैसे कि ईकोलाई. माइक्रोबियल. अब दूसरा हमारा केमिकल्स होता है उसके मेटाबोलाइट्स. कई बार वो अपने मेटाबोलाइट्स भी रिलीज करते हैं. बैक्टीरियल मेटाबोलाइट्स आर द बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द माइक्रोबियल सेल. ये भी बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं जो कि क्या होते हैं, माइक्रोबियल सेल के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. Tabulation of the some formulations and ingredients and their agents which causes spoilage. यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेशंस दी हैं, मतलब केमिकल कंपाउंड्स, और उनका स्पॉइलेज किसके थ्रू होता है, उन बैक्टीरिया और स्पीसीज के नाम दिए गए हैं. जैसे कि पॉलीसैकेराइड. जितने भी पॉलीसैकेराइड होते हैं, अगार, स्टार्च, सेलुलोज, ये बैसिलस स्यूडोमोनास के लिए फेवरेबल कंडीशंस होते हैं. क्लोस्ट्रीडिया स्पीसीज के लिए. प्रोटीन्स और जिलेटिन वाले प्रोडक्ट में एस्परजिलस, पेनिसिलियम, इन माइक्रोब्स के ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं.
और अगर क्रीम और इमल्शन की बात की जाए तो उसमें मोल्ड्स के ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे स्यूडोमोनास, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड वाले प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें एसिनोबैक्टर लुआफी। ओके, सिरप ऑफ टोलू ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि पेनिसिलियम के थ्रू होता है ये डिग्रेड। एट्रोपिन आई ड्रॉप, जो एट्रोपिन आई ड्रॉप होता है उसमें साइनोबैक्टीरियम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रेडनिसोलोन टैबलेट, प्रेडनिसोलोन में एस्परजिलस स्पीसीज। तो ऐसी करके ये लिस्ट दी गई है, इनमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उनके माइक्रोब्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलती है। ओके, in next lecture we will discuss about the source and the types of the microbial contamination. Thank you so much.